हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की फोर्थ एंड फिफ्थ केस देखने जा रहे हैं। फोर्थ केस क्या है? अगर आपका फंक्शन e रेज़ टू ax इंटू v के फॉर्म में है, देन वी यूज दिस फिफ्थ केस वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x। ओके, अगर आपका फंक्शन e रेज़ टू ax इंटू v मतलब सम फंक्शन ऑफ x, देन व्हाट वी डू? देन यूजुअल मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा 1/f ऑफ d e रेज़ टू ax इंटू v। तो हमने फर्स्ट केस में सिर्फ e रेज़ टू ax की केस देखी थी, राइट? बट along with e रेज़ टू ax, here we have some additional function of x. So in this case we replace d by d plus a. क्या करना है? d को d plus a से रिप्लेस करना है। और जैसे आप ये रिप्लेसमेंट करते हो, एट द सेम टाइम वी टेक दिस एक्सपोनेंशियल टर्म आउटसाइड ऑफ ऑपरेटर। क्या करना है? d को d plus a से रिप्लेस करना है और एट द सेम टाइम एक्सपोनेंशियल टर्म जो है अपनी ऑपरेटर के बाहर चली आएगी। मतलब ये जो अब आपका ऑपरेटर है वो सिर्फ कौन से फंक्शन के लिए अप्लाई होगा? v फंक्शन के लिए। एंड वी नो v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आपके पास एक ही फंक्शन है v, तो आप प्रीवियस जो आपने 3 केसेस सीखी है वो 3 केसेस यहाँ पर अप्लाई करके ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर a हमने कहाँ से लिया? d को हम d प्लस a से रिप्लेस कर रहे हैं। सो हियर a कम्स फ्रॉम दिस पावर, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसकी जो पावर है। सो फ्रॉम दैट पावर वी टेक कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अगर आपके पास फंक्शन है, समझो e रेज़ टू पावर 2x इंटू सम v फंक्शन, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 2 से। क्या करेंगे हम? d को d प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे। ओके, बट अगर आपके पास पावर है e टू द पावर माइनस 2x, तो यहां पर आप क्या करेंगे? d को रिप्लेस करेंगे d माइनस 2 से। ओके, सो इन दिस वे वी अप्लाई दिस केस। सिर्फ क्या करना है? d को d प्लस a से रिप्लेस करना है, एक्सपोनेंशियल टर्म को ऑपरेटर से बाहर लेके आना है, एंड देन वी अप्लाई द प्रीवियस केसेस। ओके, देन साइमल्टेनियसली मैं आपको नेक्स्ट केस भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज द फिफ्थ केस। सो इफ योर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x इंटू v, यहाँ पर हमने क्या लिया था? e रेज़ टू ax इंटू v। यहाँ पर है फंक्शन x इंटू v के फॉर्म में, फिर से यहाँ पर v डिनोट कर रहा है फंक्शन ऑफ x। देन वी अप्लाई दिस केस। बट ये वाली केस तभी अप्लाई होगी अगर x की डिग्री 1 है। जो v के साथ वाला फंक्शन है इसकी पावर अगर 1 है तभी जाके ये वाली केस यहाँ पर अप्लाई होगी। दिस इज द वन कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज 1/f of d into v is not the case of failure. This is not the case of failure. ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है, then and then only we apply this case. क्या है दो कंडीशंस? x की पावर 1 होनी चाहिए, and second is 1/f of d operating on v is not the failure case. Okay, अब सपोज आपके फंक्शन ये दोनों कंडीशंस फुलफिल की है, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देखने जा रहे हैं। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा x इंटू, ये जो x है ऑपरेटर के बाहर है, तो x इंटू 1/f of d on v माइनस, ये वाली टर्म आपको अच्छे से याद रखनी है, तो माइनस f डैश ऑफ d। f डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस f of d। ओके, सो f डैश ऑफ d अपॉन स्क्वायर ऑफ f of d ऑपरेटिंग ऑन v। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, x इंटू 1/f of d ऑपरेटिंग ऑन v माइनस f डैश ऑफ d अपॉन f of d स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन v। ओके, नाउ I will take some examples of these two cases. So let us see the first example. Solve d cube plus 3d square minus 4 into y equals to e raised to power minus 2x into x. ठीक है, तो यूजुअल प्रोसेस से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d cube plus 3d square minus 4 equals to 0.
रूट्स फाइंड करने के लिए आप कैलसी भी प्रीफर कर सकते हैं। तो कैलसी पर आपको वैल्यूज मिलेगी d इक्वल्स टू 1 -2 एंड अगेन -2। सो ऑल रूट्स आर रिपीटेड आउट ऑफ व्हिच दिस फर्स्ट रूट इज रियल, सॉरी ऑल रूट्स आर रियल, ठीक है। और जो फर्स्ट रूट है दैट इज नॉट रिपीटेड, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 e raised to power 1x दैट इज x प्लस जो रिमेनिंग टू रूट्स है दिस टू रूट्स आर रिपीटेड, और कितनी बार रिपीट हुए हैं? 2 बार। सो आरबिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे c2 प्लस c3x into e raised to power -2x। so this is our complementary function. now for particular integral, तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? 1 अपॉन एफ ऑफ डी है अपना डी क्यूब प्लस 3d² माइनस 4 ऑपरेट होगा e रेस्ट टू -2x इंटू एक्स पर, ठीक है। तो अब अपना फंक्शन कौन से फॉर्म में है? x इंटू सॉरी e रेस्ट टू ax इंटू v फॉर्म, ठीक है। और e रेस्ट टू ax इंटू v फॉर्म में हम क्या करते हैं? d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हैं a मतलब x का कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल में जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज -2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? d को रिप्लेस करेंगे d -2 से। क्या करेंगे हम? d को d -2 से रिप्लेस करेंगे, ओके। तो रिप्लेस d बाय d प्लस a, बट यहाँ पर a की वैल्यू -2 होने के कारण d -2 से रिप्लेस होगा। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, और जैसे हम रिप्लेस करते हैं एट द सेम टाइम एक्सपोनेंशियल टर्म को ऑपरेटर से बाहर लेके आना है, ओके। तो 1 अपॉन यहाँ पर आएगा आपका d -2 प्लस 3d² मतलब 3 इंटू d -2 होल स्क्वायर -4, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है रिमेनिंग फंक्शन पर ऑपरेट होगा, तो रिमेनिंग फंक्शन क्या है अपना? x, ओके। अब इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो e रेज़ टू -2x इंटू 1 अपॉन, जरा d -2 होल क्यूब का फॉर्मूला याद करिए। d -2 होल क्यूब a b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है। तो d -2 होल क्यूब मिलेगा हमें b क्यूब माइनस 3 इंटू a² मतलब d² इंटू 2, तो 3 इंटू d² इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6 d², ठीक है। नेक्स्ट टर्म होगी अपनी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी अपनी? तो इट इज 3ab² एंड लास्ट टर्म विल बी -b2, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म रहेगी 3ab², तो 3a मतलब d इंटू b² आएगा 2² इज 4, राइट। सो कंबाइनली में लिखती हूँ यहाँ पर 3 इंटू 4 आएगा 12, सो वी गेट हियर 12d, ओके। और लास्ट टर्म रहेगी अपनी -b³ मतलब -2³ 2³ कितना होता है? 8, ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब हम लेंगे यहाँ पर d -2 होल स्क्वायर, ठीक है। d -2 होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? d² -4d प्लस 4, ओके। और इसी के साथ ये वाला 3 भी मल्टीप्लाइड है, तो हम इस टर्म को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस 3d² माइनस 12d प्लस 12, राइट। ये हो गया आपका ये स्क्वायर, और लास्ट टर्म कितनी है? -4, ओके, -4। अब क्या होगा? 12d minus 12d get cancelled, then next is -8 -4 कितना होगा? -12 plus 12 also get cancelled, ठीक है। जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज
e रेज टू पावर -2x इंटू 1 अपॉन, अब देखिए डिनोमिनेटर में बचेगा डी क्यूब, देन -6d² प्लस 3d² आएगा -3d²। जो रिमेनिंग टर्म्स है सभी टर्म्स कैंसिल हो चुकी है। ओके, एंड वी ऑपरेट इट ऑन x। ठीक है, अब e रेज टू 2x -2x तो ऑपरेटर के बाहर है, मतलब यहाँ पर अब सिर्फ हमें ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है। ओके, नाउ दिस फंक्शन इज ऑफ x टू द पावर m फॉर्म, जो कि हमने प्रीवियस केस देखी है, पिछले वीडियो लेक्चर में देखी हमने ये वाली केस। तो x रेज टू m केस में हम क्या करते हैं, जनरली डिनोमिनेटर को 1 प्लस फाई ऑफ d या तो फिर 1 माइनस सम फंक्शन ऑफ d के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसके लिए अगर आपके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो कांस्टेंट टर्म कॉमन लेनी है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, d की जो लोअर पावर वाली टर्म है, तो d क्यूब की तो पावर 3 है, यहाँ पर 3d² की पावर कितनी है 2, तो लोअर पावर वाली टर्म कौन सी है -3d²। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -3d² को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा d³ अपॉन -3d², तो d² तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा -d/3, क्या बचेगा -d/3। चाहे तो हम नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं, तो d³ अपॉन -3d² -3d² अपॉन -3d² क्या बन जाएगा +1। ओके, एंड वी ऑपरेट इट ऑन x। Then we shift this denominator towards numerator, so e raised to power -2x into -3 तो कांस्टेंट है, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, और 1/d² एज इट इज रखते हैं हम। अब पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दिस ब्रैकेट कैन बी रिटन एज 1 माइनस, है ना, यहाँ से d² हट जाने के बाद सिर्फ क्या बचेगा d/3 रेज टू पावर -1 ऑपरेटिंग ऑन x। अब यहाँ पर हम बायनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे, तो यहाँ पर हम एक्सपांशन लेंगे 1 माइनस t का, तो 1 माइनस t टू द पावर -1 होता है 1 प्लस t प्लस t² प्लस t³ प्लस अप टू सो ऑन। बट यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, इसलिए हमें t² की टर्म लेने की जरूरत नहीं है। सो वी टेक एक्सपांशन अप टू द टर्म ओनली d। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा -e⁻²x अपॉन 3 इंटू 1/d² इंटू यहाँ पर एक्सपांशन आएगा अपना 1 प्लस t मतलब d/3 प्लस d²/9 प्लस अप टू सो ऑन, एंड वी ऑपरेट इट ऑन x। ये हो गया अपना एक्सपांशन। बट इस एक्सपांशन में भी हम d² की टर्म यहाँ पर निग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज x की डिग्री 1 है। ठीक है, तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा तो मैं यहाँ पर CF को यहाँ पर नोट कर लेती हूँ, तो CF इज c1e⁻² प्लस c2 प्लस c3x e⁻²x। So we get minus e⁻²x upon 3 into 1/d²। अब क्या करेंगे हम, इस ब्रैकेट को टर्म बाय टर्म ऑपरेट करेंगे x पर, तो 1 into x we get x प्लस d/3, d ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो वी गेट 1/3। ठीक है, और d² x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का फिर से अगर डेरिवेटिव लिया है ना, x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 1,
इसे अगर फिर से डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है 0, इसलिए नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म्स गेट वैनिश, जितने भी रिमेनिंग टर्म्स है दोस टर्म्स गेट वैनिश। ओके, इक्वल्स टू माइनस ई रेज़ टू माइनस 2x/3। अब यहाँ पर हमें मिला है इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब इंटीग्रेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम 1/d² डायरेक्टली अप्लाई न करते हुए पहले 1/d को एज इट इज रखेंगे और सिर्फ वन टाइम इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि 1/d² मतलब क्या होता है 1/d इंटू 1/d, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, राइट। तो पहले हम 1/d को एज इट इज रखेंगे और इस 1/d को रिप्लेस करेंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू x, so equals to e raised to minus 2x/3 into 1/d। अब x का इंटीग्रेशन रहेगा x² 2 प्लस 1/3 का इंटीग्रेशन रहेगा x/3, राइट। अब इस पर फिर से 1/d ऑपरेट होगा, 1/d ऑपरेट होगा मतलब इस ब्रैकेट का हम क्या लेंगे इंटीग्रेशन लेंगे, राइट। So integration of x² 2 plus x/3 with respect to x. So here I forgotten to write negative sign. So minus e raised to minus 2x/3. अब x² का इंटीग्रेशन आता है x³ 3, बट 3 2 6 प्लस ऐसे यहाँ पर हमें मिलेगा x² 6। ओके, सो ये हो गया अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन वी कंबाइन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज वेल एज पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड हेंस आवर कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF plus PI, that is y equals to, तो अपना CF क्या है C1 e raised to x plus C2 plus C3x e to the power minus 2x plus, अब हम लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज माइनस e raised to minus 2x/3 इंटू, यहाँ पे आप 1/6 कॉमन भी ले सकते हैं या तो फिर एज इट इज भी रख सकते हैं। ओके, सो x³ 6 प्लस x² 6। So in this way we get its complete solution. I hope आपको ये वाली मेथड भी समझ में आई होगी। तो हमने सिर्फ क्या किया है e raised to x into v केस में d को रिप्लेस किया है d plus a से, and then we applied previous cases. Okay, now I will take one more example, but now I'm going to take example of fifth case. Solve d² plus 4 into y equal to x into sin square x. तो फिर से यूजुअल मेथड से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा d² plus 4 equals to 0। d² plus 4 के अगर आपने फैक्टर्स निकाले या तो फिर रूट्स निकाले तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 2i, और प्लस माइनस 2i को ही हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2i, मतलब यहाँ पर रूट्स कैसे है कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए अपना CF आएगा e raised to power 0x into C1 cos 2x plus C2 sin 2x। मुझे लगता है कि अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कुछ डिफिकल्टी दिक्कत है तो यू मे रेफर फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद हम चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल is 1/f of d, मतलब 1/d² plus 4 ऑपरेट होगा x into sin square x पर। अब केयरफुली आपको फंक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर अपना फंक्शन x into v फॉर्म में है, राइट। तो x into v फॉर्म का फॉर्मूला है x into 1/f of d ऑपरेटिंग ऑन v। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x into 1/d² plus 4 ऑपरेट होगा अब रिमेनिंग फंक्शन पर, दैट मीन्स ऑन साइन स्क्वायर x, माइनस f' ऑफ d, मीन्स यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे d² plus 4 का, d² plus 4 का डेरिवेटिव, d² का डेरिवेटिव आएगा 2d
प्लस 4 का डेरिवेटिव आएगा 0 बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट अपॉन एफ ऑफ डी का स्क्वायर। एफ ऑफ डी का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर प्लस 4 का हम लेंगे यहाँ पर स्क्वायर और ये ऑपरेट होगा अपने v पर। v मतलब क्या है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो x है अब ऑपरेटर के बाहर है, इसलिए ये जो ऑपरेटर है सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स पर ऑपरेट होगा। मतलब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपनी केस 3। केस 3 क्या थी, अगर आपके पास साइन या कोसाइन फंक्शन है देन वी अप्लाई दिस केस 3। बट साइन और कोसाइन के केस में भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर आपके पास साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है या तो फिर साइन और कोसाइन की अगर हायर पावर है तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करने होंगे और इस फंक्शन को लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 से। ठीक है, और इसी को अगर मैंने यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर अगर सेपरेट कर दिया तो आप इसी फंक्शन को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x। सिर्फ हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को अब रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 से, बिकॉज अपनी जो मेथड है वो साइन स्क्वायर एक्स के लिए अप्लाई नहीं होगी। ओके, सो वी यूज दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट ओनली। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 और इसी को आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, तो ये वाला x तो अपना एज इट इज रहेगा इनटू, अब ये साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस हो जाएगा तो 1/d स्क्वायर प्लस 4, अब ये ऑपरेट होगा अपने 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। ओके, सेम थिंग हैपन इन सेकेंड टर्म ऑल्सो। ठीक है, so we get minus 2d अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये फिर से साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो इसे रिप्लेस कर देंगे 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से अपने पास दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन है तो ये जो ऑपरेटर है सेपरेटली फर्स्ट टर्म पर अप्लाई होगा और सेकेंड टर्म पर भी अप्लाई होगा। सो हियर वी गेट x इंटू 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेट होगा 1/2 पर। ठीक है, माइनस अब फिर से ये वाला ऑपरेटर जो है ऑपरेट होगा अपनी सेकेंड टर्म पर। सेकेंड टर्म क्या है 1/2 cos 2x। सिर्फ क्या कर दिया हमने, ये ऑपरेटर सेपरेटली यहाँ पर ऑपरेट कर दिया। सेम थिंग हैपन हियर। ठीक है, तो माइनस 2d अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर ऑपरेट होगा 1/2 पर। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये जो ऑपरेटर है 2d अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर ऑपरेट होगा सेकेंड टर्म पर, दैट मीन्स ऑन 1/2 cos 2x। ठीक है, इक्वल तो ये हो गई अपनी कांस्टेंट वाली केस। कांस्टेंट केस में हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, तो 1/f(0) ऑपरेटिंग ऑन k। वही केस अप्लाई होगी अपनी इस फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पर हम d की जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, सो वी गेट x इंटू 1 अपॉन d को 0 से रिप्लेस कर दिया, 0 प्लस 4 कितना आएगा 4 इंटू ये वाला 1/2 है, ये हो गई अपनी फर्स्ट। अब सेकेंड टर्म की तरफ चलते हैं, तो इसमें ये जो 1/2 है कोसाइन फंक्शन के साथ है, तो आप इस 1/2 को उठा के ऑपरेटर के बाहर भी ले सकते हैं, तो x इंटू 1/2 आएगा x/2
ठीक है। अब अपने पास ऑपरेटर है, या तो फिर आप यहीं पर ये 1/2 बाहर भी लेके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अपना सेकेंड टर्म है इसमें कौन सी केस अप्लाई होगी, तो यहाँ पर अपना ऑपरेटर कॉस फंक्शन पर अप्लाई हो रहा है। सो हियर वी अप्लाई आवर थर्ड केस। साइन और कॉस के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को डी स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर डिनोमिनेटर डी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2, तो डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा -2 के स्क्वायर से। -2 स्क्वायर मतलब -4 से रिप्लेस होगा। तो अगर मैंने ये डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर की जगह पर -4 रख दिया तो क्या होगा, -4 + 4 बिकम्स 0। तो अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आता है मतलब आपको क्या मिलती है, फेल्यूर केस मिलती है। क्या मिलती है, फेल्यूर केस। तो जनरली हम फेल्यूर केस में क्या करते हैं, अगर आपको फेल्यूर केस मिलती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ही साथ f ऑफ d की जगह पर आपके पास बन जाता है f डैश ऑफ d, ठीक है। तो सेम थिंग हैपन हियर। सो वी ड्यू टू फेल्यूर केस, due to failure case we take additional x, also we differentiate this denominator, तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2d + 4 का डेरिवेटिव 0। ओके, अब ये वाली टर्म अप्लाई होगी cos 2x, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो ऑपरेटर है सिर्फ 1 पर ऑपरेट होगा, मतलब कांस्टेंट पर अप्लाई होगा। और कांस्टेंट में हम जनरली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मतलब इन डिनोमिनेटर वी रिप्लेस d बाय 0। तो यहाँ पर भी आप d को 0 से रिप्लेस करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं करना है, ठीक है। तो माइनस ऑफ ये जो d है न्यूमरेटर का एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में d को 0 से रिप्लेस कर दिया तो मुझे मिलेगा 0 + 4, 0 + 4 का स्क्वायर मिलेगा and we operate it on 1, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। फिर से यहाँ पर ये जो 2 है कट हो जाएगा और फंक्शन कौन सा है, cos 2x, मतलब फिर से हम क्या करेंगे, x डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -2 स्क्वायर से, मतलब डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -4 से। फिर से -4 + 4 कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। फिर से यहाँ पर आपको क्या मिली है, फेल्यूर केस मिली है, ठीक है। तो फेल्यूर केस होने के कारण फिर से यहाँ पर आप लेंगे एडिशनल x, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आप लेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो d स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो केयरफुली डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। तो आप देखिए कि यहाँ पर d स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स d स्क्वायर + 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ d स्क्वायर + 4। d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d और +4 का डेरिवेटिव 0, मतलब आपको इसका डेरिवेटिव मिलेगा 4d इंटू d स्क्वायर + 4। ओके, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। यहाँ पर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ, सो इट इज 4d इंटू d स्क्वायर + 4। नाउ वी ऑपरेट इट ऑन cos 2x, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जैसे जैसे आप कंसेप्ट अच्छे से देखोगे वैसे वैसे आपको ये सब चीजें ध्यान में आती जाएगी कि फेल्योर केस क्या होती है। तो फेल्योर केस में क्या करना पड़ता है, सो यू हैव टू गो इन डिटेल्स, बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर CF थोड़ा सा ऊपर नोट कर लेती हूँ, e raised to 0x c1 cos 2x
C2 sin. Now particular integral is, तो ये हो गया आपका x इंटू 1/8, इट इज x/8 देन यहाँ पर माइनस x²/2, और फिर से ये वाला 2 आप इसके साथ ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा -x²/4 ओके इंटू, अब यहाँ पर क्या बचा है 1/d, किस पर ऑपरेट होगा 1/d cos 2x पर ऑपरेट होगा, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो किसका इंटीग्रेशन लेंगे हम cos 2x का। ओके देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, तो माइनस डी ऑफ 1, और डिनोमिनेटर में क्या मिला है 0 + 4 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर आता है 16, तो वी गेट 1/16 ओके, और डी ऑफ 1 मतलब हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इसलिए आपकी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, तो आप यहाँ पर डी ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, एंड डी ऑफ 1 इज 0। देन नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर डी कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट हियर +x/4, सिर्फ क्या बचा है अपने पास 1/d² + 4 ऑपरेट होगा cos 2x, ठीक है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x/8 माइनस x²/4 cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा sin 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज 2 माइनस 1/16 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 रहेगा 0 प्लस x/4 इंटू, अब आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप फिर से d² को अगर -4 से रिप्लेस करते हैं तो फिर से हमें मिलेगा -4 + 4 0, दैट इज अगेन अ फेल्योर केस, तो फिर से फेल्योर केस यहाँ पर मिली है, मींस अगेन वी मल्टीप्लाई इट बाय x, और फिर से हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, तो d² का डेरिवेटिव 2d + 4 का डेरिवेटिव 0 ऑपरेट होगा cos 2x पर, ठीक है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x/8 माइनस x²/8 sin 2x प्लस, अब ये 2b इसके साथ जुड़ जाएगा, तो x²/8 और 1/d मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन आता है sin 2x/2, so our particular integral is x/8 minus x²/8 sin 2x plus x²/16 sin 2x, तो आप यहां से x²/8 sin 2x अगर कॉमन लेते हैं तो और भी टर्म्स अपनी सिंप्लीफाई हो जाएगी, so our particular integral becomes x/8 में यहाँ पर x²/8 इंटू sin 2x को कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर बचेगा -1, क्या बचेगा -1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1/2, और -1 + 1/2 कितना आएगा -1/2, सो वी गेट x/8 प्लस ये वाला ब्रैकेट आएगा आपका -1/2, सो 1/8 इंटू -1/2 आएगा -1/16, राइट, सो वी गेट -x²/16 sin 2x, ये होगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड फाइनली वी राइट कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, सो y इक्वल्स टू अपना CF क्या है e⁻0x c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus particular integral is x/8 minus x²/16 sin 2x. So this is our complete solution. So in this way we apply x
into V case also. Okay, तो I hope आपको ये दोनों भी cases समझ में आई होगी. But before preparing these two cases, carefully go through the previous three cases. जैसे कि हमने first case ली हुई थी e raised to ax की. Second case was sine and cosine function, राइट. और e रेज टू ax में भी हमने कुछ सब केसेस भी वहां पर देखी हुई थी, है ना. हाँ, और थर्ड केस हमने ली थी x रेज टू n की, या तो फिर अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल की केस, राइट. सो वंस अगेन केयरफुली गो थ्रू ऑल द प्रीवियस थ्री केसेस एंड ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई दिस फोर्थ एंड फिफ्थ केस. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. So with this, I stop my video lecture. So thank you very much.